Okay, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Here I guess some of you can say good evening. Why you guys are like very so much muted at the beginning? Good evening, sir. Good evening Samiksha. Good evening, sir. Good evening Good Hers. evening, sir. Good evening Adit. Good evening, Okay. sir. Good evening Sanskar. So I hope everyone is awake, I guess, हाँ? वो आफ्टरनून वाले नैप मोड में नहीं हो, हाँ? ओके चलो यार, एक पॉइंट जो मैं बार बार पूछता हूँ, क्या लेक्चर के पहले प्रीवियस नोट्स जरूर एक बार रिवाइज करना होता है? ये सबसे मस्ट हैबिट में लेके रखना है। तो पक्का आप लोगों ने रिवाइज किया हुआ है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया हुआ था? Yes, sir. Yes, sir. Kirchhoff's law. ओके, किरचॉफ्स लॉ हमने डिस्कस किए हुए थे और हमने बैटरी के इक्विवेलेंट की भी बातें की थी। ओके, Yeah. याद है? बैटरी के इक्विवेलेंट की बातें की थी। तो बताएं अगर वो सेक्शन में किसी को कुछ भी डाउट है, प्रीवियस लेक्चर में किसी को कुछ भी डाउट है? No. No. ओके ठीक है। जो नेक्स्ट अपकमिंग टेस्ट रहेगा ट्यूसडे को, जो नेक्स्ट ट्यूसडे रहेगा वो फिजिक्स टेस्ट है ना? हाँ, sir. Yes, Okay. sir. Next Monday. नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट मंडे, तो वो ट्यूसडे से पहले आ जाएगा। सो मैं क्या करने वाला हूँ, कल आपको प्रैक्टिस शीट पोस्ट करूंगा और अपन सैटरडे या संडे को, क्या बेटर रहेगा? संडे बेटर रहेगा क्या? हाँ. ठीक है, संडे को प्रैक्टिस शीट के डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। ओके, स्मॉल प्रैक्टिस शीट रहेगा, आप लोग जल्दी से कर पाओगे। मोस्टली जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? जो आर इक्विवेलेंट वाला सेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद मोस्टली इस पे टारगेट रहेगा वोल्टेज निकालने का, किरचॉफ्स लॉ यूज करने का, और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। सर वोल्टेज निकालने का मतलब बैटरी का? बैटरी का वही इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, वो बताया था ना कि कितना टर्मिनल वोल्टेज बचेगा, कैसे निकालते हैं। हाँ. या वो सारे क्वेश्चंस, तो जो भी आपके डाउट रहेंगे वो आप पूछ सकते हो संडे को, जो हम डिस्कस करेंगे सेपरेट। ठीक है ना? Yes, sir. या फाइन। तो आज अपन कंप्लीट करते हैं इसे और संडे को डाउट डिस्कस करेंगे। मंडे को जो पेपर होगा, अब पेपर में कवर क्या होगा, मैं बार बार यही बताता हूँ कि ऑल्दो चैप्टर पूरा आएगा बट लाइक वेटेज होगा 75% जो अभी रिसेंट सीखा हुआ है। रिसेंट आई मीन टू से कि लेक्चर 8 तक हमने क्या सीखा हुआ है? आर इक्विवेलेंट ना? ओके, Yes. जो चीजें हमने 50-50 कर लेते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 एंड 10 से कितना परसेंट रहेगा? 50%। 50%. 50%। ओके, बाकी रिमेनिंग से ऐसा रहेगा कि एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन रहेगा टाइप में, रिमेनिंग 50% उससे। ठीक है ना? ओके चले यार, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। हमारा आज का सेक्शन है क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब ये है कि करंट जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जाएगी या फिर रेजिस्टर से पास होगी या फिर कंडक्टर से पास होगी, तो वो क्या जनरेट करती है? हीट जनरेट करती है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आर, रेजिस्टर से। क्यों? क्योंकि यार कोई सा भी अप्लायंस हो उसका कुछ रेजिस्टेंस रहेगा ना। इवन एक वायर होगी, सिंपल वायर, उसका भी अपना रेजिस्टेंस होता है। तो किसी भी चीज को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेजिस्टेंस से। तो अगर रेजिस्टेंस है तो वहां पर हीट भी होगी। तो ये किस साइंटिस्ट ने बताया हुआ था? जूल्स ने। जूल के एक्सपेरिमेंट ने ये क्लियर किया हुआ था कि ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में करंट पास हो रही है तो उसमें क्या जनरेट होगी? हीट। अब जूल्स वही बन गया क्या? जूल्स लॉ, कि जूल ने क्या बताया कि कितनी हीट निकलेगी, और ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कितनी हीट निकलेगी। तो जूल ने बताया कि ठीक है चलो ले लेते हैं क्या, एक कंडक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या पिक कर लिया? एक कंडक्टर। इसे हमने किससे कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी से। अब इसमें जाएगी करंट। करंट का मतलब कंडक्टर के अंदर क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो जब जाएंगे तो वो आपस में कोलिजन करते हैं, उसके वजह से वहां पर क्या जनरेट होती है? हीट।
तो जूल ने बड़ी सिंपल सी बात बोली, क्या यार ये जो हीट होगी ना, ये किस पे डिपेंड करेगी, आपने कितना बड़ा सोर्स लगाया है, मतलब उसके वोल्टेज पे, किस पे डिपेंड करेगी, वोल्टेज। वोल्टेज पे। वोल्टेज के बाद डिपेंड करेगी कि कितनी ज्यादा करंट जा रही है उसमें, किस पे डिपेंड करेगी, कितनी ज्यादा करंट जा रही है। और हाँ। फिर मेन चीज तो डिपेंड करेगा क्या, टाइम, कितनी देर से उसमें करंट जा रहा है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम, यार इस फॉर्मूले में तो रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा, मैं उतनी देर से कह रहा हूं कि हीट किस पे आएगी, जिसका कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होगा। तो बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आया आया। तो इसका मतलब V को क्या लिख सकते हैं, आया आया। तो डेफिनेटली R पे डिपेंड करती है हीट। ओके, तो हम सारे वर्जन्स देख लेंगे, बट उससे पहले आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। तो देखें, अगर V को मैंने IR लिख दिया तो फिर I कितने हो जाएंगे, I स्क्वायर। स्क्वायर। सो इसका मतलब ये हुआ कि हीट का फॉर्मूला VIT भी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, आई स्क्वायर I आर। स्क्वायर I square RT। RT। अच्छा, कई बार क्या होता है, जरूरत नहीं पड़ती करंट को फाइंड करने की, क्यों, सोचो आपको दे दिया कि सोर्स 20 वोल्ट है, तो भाई इसे हटाने की जरूरत है क्या, नहीं। जब बैटरी दे दी आपको तो क्यों फिर V को हटाओगे, V को यूज करोगे ना, 20 वोल्ट की बैटरी दे दी तो V को 20 यूज करेंगे। तो इन दैट सिनेरियो आपको I फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो I को रिप्लेस करेंगे, I को क्या लिख सकते हैं, V बाई R, क्या लिख सकते हैं, V बाई R। तो तो अगर फिर V वी बाई स्क्वायर R होता लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई है आर। R। तो इसका मतलब हीटिंग के ये 3 फॉर्मूले ही हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आने वाले हैं, और अभी इंस्टेंटली आपको ये लर्न कर लेने हैं। नंबर 1 क्या होगा, VI T, V को लिखा IR, तो क्या बन गया यहाँ पर I। आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर I आर टी। square। अब V को लिख I को लिखा क्या, V बाई R, तो क्या बन गया, V स्क्वायर बाई। स्क्वायर बाय आर टी। पक्का ये 3 फॉर्मूले ऑफ जूल्स हीटिंग क्लियर रहेंगे। या अच्छा, अब थोड़ी यूनिट की बात कर लेते हैं। हीट तो एक एनर्जी है, तो डेफिनेटली उसका यूनिट क्या होगा, जूल। जूल। जूल बट Joule। एक फेमस यूनिट और होता है क्या, कैलोरी। कैलोरी। तो कैलोरी मतलब कितना हो जाएगा, 4.18 जूल, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 4.2 जूल। काफी सारे स्टूडेंट्स ने हीट चैप्टर में देखा होगा, जिन लोगों ने 9th में हीट पढ़ा होगा, ठीक है ना। वहां पे था कि हीट के 2 यूनिट होते हैं, कैलोरी भी होता है और जूल। Joule भी। जूल भी जूल होता है। बड़ा कौन सा है, कैलोरी। कैलोरी Calorie। तभी तो कैलोरी में 4.18 जूल हुआ। ओके, तो ये पॉइंट था हमारा यूनिट्स का। अब देखना ये यूनिट का यूज क्या होने वाला है। यूज ऐसा होगा, समझना कि एक बकेट है, बकेट में वाटर है, और आपने अगर देखा हो, जैसे गीजर होता है, आप देखते हो गीजर मतलब किस काम में आता है, वाटर हीट करने के काम में आता है। तो गीजर में एक सॉलिड कॉइल होती है अंदर, तो गीजर तो आप देख नहीं पाओगे कि क्या कॉइल होती है, वहां पर रॉड होती है, रॉड के अंदर एक कॉइल होती है। बट कुछ लोगों ने देखा होगा कि वाटर हीटिंग की डायरेक्टली ऐसे कॉइल आती है, मतलब Yes sir। एक ऐसा ऐसा कॉइल टाइप की होती है, हाँ यहाँ पे और वो 2 ऐसे मेटल होता है इलेक्ट्रोड ऐसा। होते हैं, मेटल हाँ। कॉइल, उसे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, वो हीट कर देता है। तो इनडायरेक्टली पता है क्या होता है, ये जो कॉइल होती है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हार्ड हाई रखा जाता है, और अकॉर्डिंगली उसे सोर्स से कनेक्ट करके, सर अगर रेजिस्टेंस हाई रखा तो हीट कम जनरेट होगी ना। हाँ सॉरी रेजिस्टेंस कम रखते हैं, माय मिस्टेक, उसको रेजिस्टेंस कम रखते हैं, उसको सोर्स पे डिपेंड करता है हीट उसका, कि कितने वोल्टेज से आपने उसे ठीक है। कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। तो आगे मैं भी बताऊंगा कि रेजिस्टेंस कम रखना है या ज्यादा रखना है, कैसे उसका पावर डिसाइड होगा, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये हीट जनरेट करेगा, ठीक है, जिसे हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो अब क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ कितनी देर में पानी गर्म हो जाएगा। हमारे पास वाटर है, लेट्स से हमें 10 डिग्री से उसे लेके जाना है कितना, 50 तो 50 कितने तक। टाइम में
हीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें वाटर हीटिंग के डेल्टा। बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमें दो फॉर्मूले यहाँ पर काम आएंगे। कौन से दो फॉर्मूले ये काम एमएस आएंगे? डेल्टा टी, हाँ ये था। ओके, समझे? जब भी किसी लिक्विड का क्या चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर, तो उसकी जो हीट रिसीव्ड होती है वो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट की जाती है। फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द लिक्विड, एमएस डेल्टा टी एस क्या है? स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड, और डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर चेंज। क्या है? टेम्परेचर चेंज। अब सोचो, इसी हीट को अगर आप इक्वेट करा दो किससे? आई स्क्वायर आर टी से, तो आप यहां से निकाल सकते हो कि कितना टाइम लगेगा। आपको टेम्परेचर चेंज पता है, आपको एस पता है, एम पता है, ये सब कुछ क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन रहेगा। तो एस और एल की कौन सी वैल्यू यूज करनी है? given in the question. जो क्वेश्चन में गिवन है। बस प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में कभी कभी किस में दिए होता है? कैलोरी में, जबकि हमें हमेशा सॉल्व किस में करना है? जूल में। हाँ जूल जूल में। में। तो वो कन्वर्ट जरूर करना, 4.2 का मल्टीप्लाई जरूर कर देना, ये ध्यान देना है, तब आप इक्वेट कर पाओगे। ठीक है ना? हाँ, तो शीट स्पेसिफिक में हीट और लेटेंट हीट में 4.2 का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्या है? व्हेन इट चेंजेस फेज। मतलब सोचो क्वेश्चन दे दिया कि एक बकेट में आइस है और उसको मेल्ट करा रहे हैं हम कॉइल से, तो यहाँ पर तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा ना, सिर्फ हम क्या करा रहे हैं? फेज चेंज, मेल्ट। तो उस समय डेल्टा टी हट जाता है और सिर्फ बचता है एम इंटू एस टाइप। बट एस की जगह एक नया नेम आ जाता है, क्या? एल। 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 एल इज कॉल्ड लेटेंट हीट, जो कि कहाँ पर गिवन होती है? हमेशा फेस फेज चेंज। चेंज। मतलब फेस लाइक चेंज। आइस का दिए होगा मेल्टिंग का, वाटर का क्या दिया होगा? स्टीम वाला दिया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये हम क्वेश्चंस में देख सर वो एक लेंगे। फिक्स वैल्यू होती है ना? फिक्स वैल्यू होती है, क्वेश्चन लास्ट में ईयर आपको से देगा। था ना ये। लास्ट ईयर क्वेश्चन में था। आपको हाँ देगा। सर, लास्ट ईयर। हाँ, 9th में काफी सारे लोगों ने सीखा होगा। जिन्होंने नहीं सीखा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन होंगी, आपको बस यूज करना सीखना है। प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन रहेंगे एक दो, तो आप हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए तो संडे को डिस्कस कर लेंगे डाउट्स में। तो बताएं, अभी तक हमने सिर्फ एक मेन काम का फॉर्मूला देखा, हीट का। ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? वी आई टी आई स्क्वायर टी और वी स्क्वायर अपॉन ये हाफ तीन टी। फॉर्मूले ध्यान देने हैं। सर ठीक है? टी। हाँ, टी लगा दो यार। ओके, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल पावर। थर्मल पावर क्या चीज है? कि यार इसी हीट को यूज करके हम क्या जनरेट कर सकते हैं? पावर। इसके रिवर्स प्रोसेस। तो इसका मतलब ये है कि सिंपली हीट एनर्जी से कितनी पावर जनरेट होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम वर्क डन इनडायरेक्टली क्या है? एनर्जी है। एनर्जी है। मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी के फॉर्मूले अभी अभी हमने हीट में देखे हैं ना। एनर्जी इज लाइक हीट अपॉन टाइम। तो हीट के सारे फॉर्मूले से क्या कैंसिल हो जाएगा? टाइम। Time. तो टाइम। पावर के सारे फॉर्मूले क्या बन जाएंगे? पावर का फॉर्मूला बनेगा वी आई 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 स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बाई आर। सिर्फ टी कैंसिल आउट हो जाएगा जो कि हीट में था। सो इनडायरेक्टली अगर मुझसे हीट पूछे तो सिंपल वही बात है, पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट क्या होता है? फेमस यूनिट वैट। वाट। वेट। इसको W लिखते हैं, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और यूनिट होता है हॉर्स पावर, ये इतना यूज नहीं होता, मे भी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। 1 हॉर्स पावर मतलब कितना होता है? 746 वेट। 746 वैट। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, मे भी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, अदरवाइज वैट इज इनफ। अच्छा, 1 kW अगर लिखा है इसका मतलब किलो वाट। किलो किलो वेट। वैट, मतलब 1000 वैट। ओके ना? ठीक है, थर्मल पावर तक क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, तो हमने दो चीजें देखी। नंबर 1, पहले हीट देखा
और हीट में टाइम का डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा? पावर। पावर। अब पावर। हम क्या देखेंगे कि एक बैटरी के अंदर, मैंने बताया ना कि कोई सी भी बैटरी है आप यूज करो तो वो हीट होती है थोड़ी, पता है ना, मोबाइल हो कोई सी भी हाँ बैटरी हो सर। हीट होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? एक रेजिस्टर। रजिस्टर। अरे कौन सा रेजिस्टेंस है? इंटरनल। इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल। ऐसा सही में रेजिस्टर नहीं लगा होता है, उसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट को बोलते हैं कि यार इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस हीट लॉस होती रहती है। समझा या नहीं? यस। यस यस सर। सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सपोज मेरे पास एक बैटरी है, मैंने इसे कनेक्ट किया, अब ये 10 वोल्ट की बैटरी है और मैंने ये रेजिस्टर लिया, तो डेफिनेटली मैं निकाल लूंगा करंट। तो क्या इस रेजिस्टर को जो पावर सप्लाई होगी वो V इंटू आई होगी क्या? मतलब 10 इंटू आई ये होगा क्या? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हिडन है। आइडियल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आइडियल नहीं है तो यहाँ पर एक रेजिस्टर है जिसमें थोड़ा ना थोड़ा लॉस होगा ही। समझ आया कि नहीं क्या समझा रहे हैं हम? यस सर। ओके, तो चले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने क्या देखा कि ये एक बैटरी है, अगर मैं देखूं तो इस बैटरी से कितना वोल्टेज निकल सकता है? ई। बट क्या एक्चुअल में ई निकलेगा क्या? नहीं। नहीं। तो एक्चुअल जो वोल्टेज निकलेगा वो क्या होगा? ई माइनस ई माइनस आई आर। आई आर। आई आर क्या है? लॉस है। लॉस। तो अब आई निकालना पड़ेगा ना, तो आई कैसे निकाल सकते हैं? ई बाय आर। पोटेंशियल अपॉन आर इक्विवेलेंट, और आर दोनों किसमें है? सीरीज में। सो करंट निकालना सबको समझ आया? भाई करंट हुआ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर। तो टोटल रेजिस्टर कितना है? आर, और ये इंटरनल भी ऐड कर दो, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस आर क्या हो जाएगा? आई इंटू आर। आई को क्या आर, लिखा हाँ मैंने? हाँ। ई बाई आर प्लस आर। तो इसका मतलब जो वोल्टेज है इसका रेजिस्टर का, उसे लिखने के दो तरीके हैं। नंबर वन क्या? आई आर, और आई की वैल्यू लिख दो। और नंबर टू क्या है? ई माइनस आई आर। इस तरीके से भी लिख सकते हो। समझा ना? यस। चलो, तो अब बैटरी की बात करते हैं कि यार पावर लॉस कैसे हो रही है। बैटरी हमें पावर जितनी देगी उसे मैं बोलता हूँ क्या? सॉरी, बैटरी की जितनी एक्चुअल पावर है उसे क्या बोलते हैं? इनपुट। इनपुट पावर। तो वो होगी क्या? बैटरी का वोल्टेज कितना है अपॉन आर। सो क्या होगी? वी स्क्वायर बाई आर। बैटरी के वी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ईएमएफ, ई से। ईएमएफ। तो ये हो गया क्या? ई स्क्वायर बाई आर। बट पावर अक्रॉस एक्सटर्नल लोड, क्या वो यही रहेगी क्या? नहीं, वो तो होगी कि इसका वोल्टेज कितना है, मतलब वी स्क्वायर बाई आर। आर। और वी कैसे निकाल सकते हैं? ईएमएफ माइनस लॉस। ईएमएफ माइनस लॉस। इसका मतलब क्या आउटपुट पावर सेम रहेगी क्या इनपुट जैसी? नहीं, बदल नहीं, जाएगी। ई के जगह पर कम हो गया है, ई माइनस लॉस आ गया है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या? आउटपुट पावर। इसका मतलब ऐसा हुआ कि इसकी कैपेसिटी तो 100 की है, लेकिन इसने डिलीवर सिर्फ कितना किया? 95। 95। तो पूछा जाता है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो भाई अगर 95 कर रहा है तो एफिशिएंसी कितने परसेंट हो गई? 95%। समझा ना सबको? सोचो अगर 85 कर रहा होता वोल्ट तो क्या आती है एफिशिएंसी? 85%। सोचो 50 था और डिलीवर कर रहा था 45, बताओ एफिशिएंसी? 90%। 90। 90%। सबको समझ आया ना? हाँ। यस। बेस्ट मेथड ऑफ एफिशिएंसी है आउटपुट कितना दे रहा है अपॉन इनपुट इंटू 100। इनपुट कितना है। अगर आपको आउटपुट निकालना है तो बेस्ट मेथड क्या है? इनपुट माइनस लॉस। लॉस।
तो वहां से आप निकाल सकते हो क्या एफिशिएंसी। बट ये तो एक फ्रैक्शन है, सिर्फ एक डिवाइड है। 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? परसेंटेज में। परसेंटेज में। समझ आया कि नहीं यार? Yes. यस ओके, सो आई गेस आपको इस क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन के थ्रू क्या, एक बैटरी है जो कि कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट, लेकिन जब ये डिस्चार्ज हो रही है तो कितना वोल्ट पोटेंशियल जनरेट कर रही है? 15 15। मतलब इन दोनों के क्रॉस कितना वोल्ट सिर्फ मिल रहा है इन्हें? 15. 50 तो बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 75। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। एफिशिएंसी में पावर यूज करते हैं, और पावर में वी का क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर होता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। समझ आया कि नहीं? सीधे नहीं बोल देना कि सर आउटपुट कितना है 15, इनपुट कितना है 20 इंटू 100, कितना आ गया? 75 तो 60 60%। ठीक है ना? ऐसे करना है क्या? तो 75 आएगा। हाँ 75। ऐसे करना है क्या? नहीं, यहाँ पर वोल्टेज थोड़े रखना है, क्या रखना है यहाँ पर? स्क्वायर। पावर। और पावर पावर होता है वी स्क्वायर के। समझा सबको? फिर मतलब वो 400 रखने का। तो मतलब आंसर आएगा 15 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर। जो वी स्क्वायर बाई आर है, आर क्या हुआ? कैंसिल। कैंसिल आउट। समझ आया या नहीं यार? हाँ। पक्का? यस। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके, ये बैटरी है, ठीक है, ये पूरी बैटरी है विद इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको फाइंड करना है एफिशिएंसी अक्रॉस दिस 10 ओम रेजिस्टर। परसेंटेज में बताना है। आंसर इट इन द चैट बॉक्स। ओके एवरीवन, आंसर इट इन द चैट बॉक्स। यार एकदम एग्जैक्ट नहीं बताना है, अप्रॉक्स बताना है आंसर, ठीक है? हाँ सर, फ्रैक्शन में चलते हैं। हाँ फ्रैक्शन में आ रहा है, उसी को अप्रॉक्स में बताना है कि क्या होगा। अच्छा ठीक है यार, फ्रैक्शन मत सॉल्व करो यार एवरीवन, फ्रैक्शन मत सॉल्व करो, चलेगा। आप लोग क्या करो, फ्रैक्शन मत सॉल्व करो, सिर्फ कैलकुलेशन समझो कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। बताओ मुझे, मुझे क्या चाहिए इसके क्रॉस पार, तो मैं क्या यूज करूंगा? वी स्क्वायर बाई आर। आर अपॉन क्या करूंगा? ई स्क्वायर बाई हाँ। आर इंटू 100। अब बताओ वी और ई में क्या डिफरेंस आएगा? तो मुझे पता है कि वोल्टेज 3 वोल्ट तो मिलेगा नहीं इसे, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है आई आर में थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? आई। करंट आई क्या हो जाएगा? 3 इज वोल्टेज अपॉन कितना है रेजिस्टर? तो 12 12। तो कितना आ गया? 1/4। 1/4 तो बताओ आई आर में लॉस कितना हो जाएगा? इसका मतलब 1/4 इंटू 2 कितना आया? 1/2 वोल्ट। 1/2 1/2 वोल्ट मतलब कितना रिमेनिंग आएगा? टोटल तो 3 वोल्ट और हाफ वोल्ट चला गया, कितना बचा?
2.5 2.5 वोल्ट। सर तो मतलब ये होगा 2. हाँ सर ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना कि यानी हमें 10 वोल्ट 10 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी पी आउटपुट तो वही होगा ना, तो फिर हम करंट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिस्टेंस से, फिर वी आउटपुट आ जाएगा और उसे डिवाइड कर देंगे ईएमएफ। हाँ यही कर रहे हैं, वी आउटपुट आ गया ना। वी आउटपुट क्या है, हम डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। वी आउटपुट किसके क्रॉस होता है, रेजिस्टर के क्रॉस, तो डायरेक्टली लिख हाँ। सकते हैं कि आई इंटू हाँ आर। वही। तो 1/4 इंटू 10, आंसर 2.5 ही आएगा। ठीक है ना। तो आप चाहे ऐसे निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो या जैसे कर दो, जो आपको बेटर लगे, कन्वीनियंट लगे, आप वो कर सकते हो। तो ये हो गया 2.5, जबकि ओरिजिनल कितना था, 3 इंटू 100। सो 2.5 का स्क्वायर 6.25 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इंटू 100, मतलब आ जाएगा 625/9। निकालना है। ये परसेंट हो जाएगा, फ्रैक्शन आ गया, बाद में डिवाइड कर लेना एज पर द ऑप्शन। समझा ना। यस सर। तो बताओ यार, पावर वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट एफिशिएंसी को लेके? नो। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टर्म आपको देखने को मिलेंगे, क्या, डिजाइन वैल्यू एंड रेटेड वैल्यू। रेटेड वैल्यू। दोनों ही क्या है, सेम चीज है। डिजाइन वैल्यू या रेटेड वैल्यू क्या चीजें हैं, सेम चीज है। क्या है ये समझो। आपने देखा होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ऐसे लिखा होता है कुछ रीडिंग, जैसे आपने मोबाइल चार्जर में देखा होगा, जनरली लिखा होता है 5V 0.2A या फिर 5V 0.1 एम्पियर। आपने किसी किसी में देखा होगा लिखा होता है क्या, 32 वैट 5V। ऐसे आपने नोटिस किया है कि नहीं, मोस्टली हमेशा हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कुछ ना कुछ लिखा होता है, उसी को उसकी क्या बोलते हैं, रेटेड वैल्यू। या फिर डिजाइन वैल्यू भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इसी तरीके से कुछ डिजाइन किया गया है। इनका मीनिंग क्या है वो मैं समझाता हूँ, समझ आया कि नहीं। अच्छा हाँ अब मीनिंग समझना। सोचो पहला ऐसा कुछ रेटेड वैल्यू लिखा, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब आप इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कितने वोल्टेज से कनेक्ट कर दोगे, 220 से, तब ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करने लगेगा, 50 वैट। वैट। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पावर है, ये वोल्टेज है। तो कुछ याद करो ना कि पावर वोल्टेज से कैसे रिलेटेड है। तो अगर मैं ये सारी रीडिंग हटा दूं और मैं देखूं, हाँ सर, वो E इज इक्वल टू फॉर्मूला है अप्लाई कर सकते हैं ना। V²/R। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 50 वैट पावर कंज्यूम करेगा अगर किससे कनेक्ट किया गया इतना। तो आपको क्या पता चल जाता है उसका R, समझ आया ना। यस सर। अच्छा अब क्या होगा अगर मैं इसे 200 वोल्ट से कनेक्ट करूं, बताओ क्या बदल जाएगा, कोई सर बताए। मतलब पावर थोड़ी कम आ जाएगी। नहीं नहीं, ये काम है, तब भी वो उतना ही पावर कंज्यूम करेगा। इसका मतलब कौन बदल गया, रेजिस्टेंस। का मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट है, उनका रेजिस्टेंस ऐसा फिक्स नहीं होता, एक रेंज होती है। समझ आया। हाँ। इसलिए इस रेजिस्टेंस को मैं सिंपल रेजिस्टेंस नहीं, क्या बोलता हूं मैं, वर्किंग आवर। वर्किंग रेजिस्टेंस। क्लियर, मतलब किस लेवल पे काम कर रहा है ये, समझ आया या नहीं। यस सर। अच्छा अब अगर बहुत ज्यादा कम कर दोगे, प्रॉब्लम देखना, अगर मैं इस वोल्टेज को बहुत ज्यादा कम कर दूंगा, पावर तो सेम रख रहा हूं, तो रेजिस्टर क्या होने लगेगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P।
अगर मैंने वोल्टेज को कम किया तो रेजिस्टेंस क्या होने लगेगा? ड्रॉप। ड्रॉप। उसके वजह से सिस्टम में क्या चेंज हो जाएगी? करंट। करंट। उसके वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि सिस्टम वर्क करेगा नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? करंट पे। सिस्टम वर्क करेगा, खराब हो जाएगा, क्या होगा, ये सब करंट पे डिपेंड करता है। तो वहां जाने से पहले मैंने दो चीजें बताई आपको कि एक रेटेड वैल्यू क्या होती है, समझ आया या नहीं? हाँ अच्छा, कभी कभी कुछ Sir. रेटेड वैल्यू में ऐसा लिखा होता है। Sir, can you explain again? ओके, विच पार्ट? Sir, design and rate value. ओके, डिजाइन एंड रेटेड वैल्यू क्या चीज है? ये है कि किसी भी अप्लायंस में यहाँ पर वोल्टेज होता है एक, और यहाँ पर एक पावर होता है। इसका मतलब हम इसे रिलेट कर सकते हैं किस फॉर्मूले से? V²/R। तो इस फॉर्मूले में P पता है, V पता है, तो क्या आ जाता है सॉल्व होके उसका? रेजिस्टेंस। सो बेसिकली उसकी रेटिंग से हम क्या फाइंड कर लेते हैं? उसका रेजिस्टेंस। बताएं, समझ आया कि नहीं यशराज? Yes, sir. हम क्या निकालेंगे रेटिंग वैल्यू से? उसका R। Resistance. कभी कभी रेटिंग वैल्यू ऐसे दी होती है कि इतना वोल्टेज होगा तो इतनी करंट जाएगी, तो अभी क्या लगा सकते हैं? V = IR। क्लियर? Yes, यहाँ sir. से क्या निकाल सकते हैं? V = IR से फिर से वर्किंग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप की रेटिंग देने का पर्पस है। अब समझे कि जब उसने 3 एम्पियर लिख दिया, पता है उसने क्या बताया है? समझना, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब किसके वजह से होता है? करंट के वजह से। क्या वो वोल्टेज की वजह से खराब होता है? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन वोल्टेज अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा है तो वो चल जाएगा। क्या नहीं होना चाहिए कम ज्यादा उसमें? करंट। मतलब सोचो किसी इंस्ट्रूमेंट में ये लिखा हुआ है, आपने उसे 200 वोल्ट से कनेक्ट किया, क्या वो खराब हो जाएगा क्या? नहीं. नहीं। आपने उसे 250 से कनेक्ट किया, बताओ खराब हो जाएगा या नहीं? नहीं. नहीं खराब होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर 200 से कनेक्टेड है तो 250 से कनेक्ट कर दिया तो खराब नहीं होगा। नहीं होगा। अब आप ये कहो कि सर मैंने इसे 1000 से कनेक्ट कर दिया, अब तो बहुत ज्यादा कर दिया, खराब होगा। हाँ सर, हो गए। अब तो हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत वोल्टेज में प्रॉब्लम है तो दिक्कत नहीं होती। क्या नहीं ज्यादा होनी चाहिए? करंट अगर 3.1 एम्पियर भी हुई, तुरंत क्या हो जाएगा? वो खराब. सर्किट जल जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो समझे, मैं आराम से समझाता हूँ, चीजों को समझेंगे। ये रेटिंग दी हुई है, क्या दी हुई है? 220 वैट, वोल्ट, 50 वैट। तो 220 वैट मतलब, वोल्ट मतलब क्या दिया है? वोल्टेज। और वैट मतलब क्या दिया? पावर। तो इनको क्या बोलते हैं हम? कौन सी वैल्यू जो रेटेड है उन्हें क्या बोलते हैं? डिजाइन वैल्यू। क्या बोलते हैं? डिजाइन। कि जब ये डिजाइन किया गया तो इसका वोल्टेज इतना होगा, तब ये 50 वोल्ट कंज्यूम करेगा। अच्छा, अब हमारे पास फॉर्मूला है P = क्या? V²/R। वहां से हमने क्या निकाल दिया? रेजिस्टेंस। किसका? डिजाइन रेजिस्टेंस कितना है, समझा? ओके, अब बात आती है कि कुछ भी हो, मैंने क्या समझाया कि इंस्ट्रूमेंट खराब कब होगा? करंट ज्यादा होगा या करंट। कम होगा। तो अगर यहाँ रेटिंग ऐसी लिखी है लेकिन कुछ दिया नहीं है, तब भी आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? Current. करंट। क्योंकि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि चेक करो ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्या निकालना पड़ेगा? करंट। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या स्टेप निकाले। मेरे पास V था, P था, तो मैंने क्या रिमेनिंग चीजें निकाली? R और I। I। समझा ना? R निकाला किससे? ये फॉर्मूले से। और I कैसे निकाल सकता हूँ? सिंपल, P = VI से। क्लियर ना? सर V = IR से नहीं निकाल सकते? वो भी निकाल सकते, सेम आंसर आएगा।
बट पॉइंट ये है कि जब अगर करंट निकालना है तो आर निकालने की जरूरत ही नहीं थी ना, हाँ यहाँ से भी निकाल सकते हो, नो इशू। तो मैंने किससे निकाला है, आई को वी बाई पी से, हाँ हाँ ठीक है ना। यस अब देखना, जो बात मैंने अभी समझाई है वो लिखी हुई है। सोचो सोर्स का वोल्टेज हमारे डिजाइन वोल्टेज से अगर ज्यादा हो जाए तो क्या इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा क्या? maybe, नहीं, डिपेंड करेगा कि बहुत ज्यादा है तो फिर खराब होगा, ठीक है ना। मतलब हमारी रेटिंग लिखी है 220, आपने कनेक्ट कर दिए किससे, 250। ये नहीं कह देना अरे सर ये खराब हो जाएगा, नहीं, थोड़ा खराब इसके चलते वजह से नहीं होता, ठीक है। मतलब वोल्टेज इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर। क्या डिसाइडिंग फैक्टर है एक्चुअली, करंट। करंट। अगर एक्चुअल करंट जो सर्किट की है वो डिजाइन करंट से अगर ज्यादा हो गई तो फिर सर्किट क्या हो जाएगा, खत्म, बर्न। फेल करेगा, बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब डिजाइन करंट क्या है, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल करंट विच द इंस्ट्रूमेंट कैन सस्टेन। ओके, यस फिर बताएं चीजें समझ आई या नहीं यहाँ तक। हाँ सर, और अगर कम हो गया तो करंट डिजाइन से? तो कम वर्क करेगा, मतलब सोचो आप देखते हो ना, चार्जर है, चार्जर पे लिखा है 5 वोल्ट 0.1 एम्पियर। अब आप कोई ऐसा चार्जर लो जो 5 वोल्ट 0.5 एम्पियर हो, आपका मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाएगा। हाँ आप 2 एम्पियर ले लो और जल्दी चार्ज हो जाएगा। हाँ लेकिन यस, बैटरी को थोड़ा डैमेज होगा ही होगा, क्योंकि जब कोई भी बैटरी या कोई भी चीज डिजाइन की जाती है तो उसकी साइकिल कैपेसिटी होती है कि कितनी देर में उसे साइकिल कंप्लीट करना है। अगर आप उससे ज्यादा जल्दी एक्स्ट्रा पावर लगा के करोगे तो फिर ऑफ कोर्स कुछ चीजें प्रॉब्लम आएंगी। मतलब समझ रहे हो ना, आपको भूख लगी है और मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया है, ठीक है सही है, आपको दे देंगे, आप खा लोगे, बहुत भूख लगी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं 10 सेकेंड्स में खत्म करना है तो वेस्ट हो जाएगा ना सब, समझ रहे हो। हाँ हाँ कोई है क्या 10 सेकेंड में एक पिज्जा खत्म कर देगा, ऑफ कोर्स नहीं है यार, बहुत ज्यादा हो गया। यार आइडिया समझ आया कि नहीं, ये दोनों चीजें समझ आई। वोल्टेज से खराब नहीं होती चीजें, किससे होती हैं, करंट से। करंट करंट से। से। करंट से। और यार कुछ भी नहीं समझ में आया तो पहले ये फॉर्मूला जरूर याद रखना कि P इज इक्वल टू है VI I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R। इन सब से बस फाइंड करना कि अगर आपको क्या पता है, मिनिमम 2 क्वांटिटीज पता है, आप बाकी 2 फाइंड कर सकते हो, समझ आया ना। हाँ आपको VI पता है, आप क्या फाइंड कर लोगे, P, ठीक है। आपको I पता है, R पता है, आप फाइंड कर लोगे P। आपको P पता है, V पता है, क्या फाइंड कर लोगे आप, I और R। मतलब बस क्वेश्चन में 2 क्वांटिटी दी है, बाकी आप सब सॉल्व कर लोगे, बस ये नहीं भूलना है, ओके ना। यस ओके चलो, तो अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट, कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड सबसे जो हमारे सिलेबस में बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो है क्या, फिलामेंट बल्ब। देखा है ना आप लोगों ने, जो पहले चलते थे ऐसे, हाँ या येलो कलर का। हाँ येलो कलर वाला वो फिलामेंट बल्ब, वो डायरेक्टली किस पे काम करता है, हीट पे। जितनी ज्यादा हीट उतना ज्यादा वो ब्राइट होगा, ठीक है। और हीट किस पे डिपेंड करेगी, करंट पे। जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट, समझ आया या नहीं। यस तो किसी भी सर्किट में हीट प्रोपोर्शनल होती है करंट के, जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट, मतलब उतना ही ज्यादा ब्राइट। लेकिन जो आजकल ट्यूबलाइट वगैरह आती हैं, आपने देखा ना ट्यूबलाइट वगैरह जो आती हैं, वो ब्राइट कैसे जलेंगी, उनकी ब्राइटनेस का क्या लॉजिक होगा। सर वो तो मतलब गैस फील्ड रहता है ना। हाँ, तो उस पे हीटिंग इफेक्ट काम नहीं करता, मतलब वो ऑफ मतलब कोर्स, एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन मतलब हाँ उस पे बहुत आयनाइजेशन। सारा डिफरेंट मैकेनिज्म है, ठीक है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई सा भी मैकेनिज्म होगा वो इसी बात पर डिपेंड होगा कि उस सर्किट में करंट कितनी ज्यादा है। आप ज्यादा करंट दे दोगे तो मैं भी खराब हो जाएगा अगर आपने किससे ज्यादा दे दी, डिजाइन वाले से। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर ज्यादा करंट दोगे तो वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। समझा या नहीं? यस हीटिंग वाले भी, विदाउट हीटिंग वाले भी, सब पे खास बात होती है करंट। ज्यादा करंट मतलब ज्यादा ग्लो करेगा। ओके यस इसका मतलब देखें, ये ज्यादा पावर जनरेट करेगा अगर उसमें क्या हो रही है, ज्यादा करंट फ्लो हो रही है। और वो ब्राइट जलेगा अगर करंट उसमें क्या है, ज्यादा है। और वो फ्यूज हो जाएगा अगर उसमें जाने वाली करंट किससे ज्यादा हो जाए, डिजाइन डिजाइन वाले से। समझा ना? यस क्लियर? यस ओके, तो चले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। समझे, हमारे पास दो बल्ब दिए हैं और हमने उन्हें किससे कनेक्ट कर दिया है, 400, जबकि इसमें रेटिंग कितनी है, 200। तो क्या ये खराब हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं। नहीं, खराब किससे जज करेंगे? करंट, करंट, तो पहले मैं इन दोनों की क्या निकाल लूंगा, क्या निकालूंगा, इनकी डिजाइन डिजाइन, डिजाइन करंट निकालूंगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, सुनना, पहले डिजाइन करंट निकालूंगा और इनका R1 R2 भी चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि इस सर्किट में कितनी करंट जाएगी ये किस पे डिपेंड करेगा, V बाई R इक्विवेलेंट पे ना। और तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करें और चेक करें विच बल्ब विल फ्यूज। ओके, सो टेक योर टाइम, टेक एटलीस्ट 2 मिनट्स एंड सॉल्व इट। ओके, यस आप ट्राई करें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, जस्ट 2 मिनट। ओके, ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड यार। यार बाकी लोग बताएं आपने स्टेप वाइज। सबसे पहले R1 निकाला सभी लोगों ने। R कैसे निकालेंगे, क्या गिवन है हमारे पास, P। हमारे पास क्या गिवन है, पावर। और हमारे पास वोल्टेज। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर बाई R। तो वहां से R आ जाएगा ना। हाँ, ओके, तो पहले हमने क्या सॉल्व किया, R। देखें, पहले हमने R1 निकाला, ये कितना था, 200 वोल्ट था और 50 वैट था। वहां से R कितना आया, 800। 800, नेक्स्ट में 100 का डिवाइड किया इसलिए उसका R कितना आया,
400। 400। बताया आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया था? सर मैंने पहले करंट फाइंड किया था। अच्छा कोई बात नहीं, तो जब करंट फाइंड कर लेते हैं तो करंट P इज इक्वल टू किससे निकाल सकते हैं? डिजाइन करंट VI से। अच्छा मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो करंट निकाल रहा हूँ, इज दिस रियल? नहीं। इज दिस करंट रियल? नो, नहीं, मैक्सिमम। डिजाइन ये सिर्फ चेक कर रहा हूं मैं। कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन में पूछा हाउ मच करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, आपने कहा अच्छा सर 0.25 और 0.5 कितना होगा? 0.75। ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, विदड्रॉन फ्रॉम द बैटरी पूछ रहा है, मतलब आपको इनका क्या पता होना चाहिए? R1 R2। सीधा करंट क्या हो जाएगी? वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट। समझा ना? अगर करंट पूछ रहा है मतलब ये तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? डिजाइन करंट चेक कर रहे हैं, ठीक है ना? और डिजाइन करंट कैसे चेक करेंगे? P इज इक्वल टू VI VI से। तो चलो ये मैंने यहाँ पर रख दिया और करंट आ गई कि पहला वाला बल्ब में मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 0.25 और दूसरे में 0.5 0.5। अब क्या करते हैं? सर्किट की करंट निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टर कितना हुआ? 1200। वोल्टेज कितना? 400। 400 बाई 12 कितना 400 आया? 1/3। 1/3। मतलब इतने एम्पियर करंट जा रही होगी सर्किट में। अब बताओ कौन सा बल्ब टॉलरेट नहीं कर पाएगा? फर्स्ट। फर्स्ट वाला। समझ आया ना? यस अच्छा चलो अब मैं इसे कर देता हूँ 300 वोल्टेज। तो क्या इस कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं, ये तो पूरी डिजाइन कैलकुलेशन है। क्या है ये? डिजाइन करके सर्किट की कैलकुलेशन तो ये है। यहाँ 300 करो, क्या आएगा आंसर? 1/4 1/4 मतलब क्या? 0.25। 0.25। बताओ कोई भी बल्ब खराब होगा क्या? नहीं नहीं। नहीं, पक्का समझ आ गया ना? यस ओके। यस। तो देख रहे हो 300 वोल्टेज से कनेक्टेड है, फिर भी कोई बल्ब नहीं खराब हुआ। 400 से कनेक्ट करने में पहला खराब हो गया, दूसरा नहीं खराब होगा। ठीक है ना? यस पक्का समझ में आ गया सबको? अच्छा, तो फ्यूज होने वाला आइडिया सबको समझ आया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कब खराब होगा? जब जब करंट आए सर्किट में ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। किससे? डिजाइन डिजाइन। डिजाइन और वाले। सर्किट की करंट फाइंड करने के लिए होगा V/R इक्विवेलेंट। 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 और R कहाँ से निकालेंगे? वही पावर वाले फार्मूले से। ठीक है ना? हाँ। ओके। तो अभी नेक्स्ट पूछता है कि यार पावर कंज्यूम कितनी करेगा? मतलब ये थोड़ी सी अलग चीज हो गई। क्या मैंने बताया कि ये 50 वैट कब कम कंज्यूम करेगा? जब 200 वोल्ट। 200 है। 100 वोल्ट पे होगा 100 वैट कब कंज्यूम करेगा? 200 वोल्ट पे होगा तो लेकिन अगर ये V बदल दूं मैं तो फिर डिफरेंट कंज्यूम करेगा ना? हम्म हाँ। तो देखो कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? हम्म। कंजम्पशन डिपेंड करता है कि सप्लाई का वोल्टेज कितना है। समझ आया ना? यस इनटू करंट क्या है? वर्किंग मतलब उस टाइम पे उस सर्किट में कितनी करंट जा रही है। क्या यहाँ डिजाइन वगैरह रख दोगे क्या? नहीं। नहीं। मतलब ये लाइव वाली चीजें हैं। अगर आपने डिजाइन रख दिया तो फर्क ही नहीं पड़ा ना कि किससे कनेक्ट किया है। सो कंज्यूम्ड पावर किस पे डिपेंड करती है? लाइव सिनेरियो में कहाँ पे कनेक्ट किया है और करंट कितनी जा रही है। समझा? यस अच्छा, कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज सोर्स दे देता है हमें कि चलो 20 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हमें आई निकालने की जरूरत है क्या फिर? नहीं। आई को क्या लिख दो? V/R। हाँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पावर कंज्यूम्ड किस पे डिपेंड करेगी? सप्लाई कमी सप्लाई वोल्टेज पे। तो मोस्टली कंज्यूम्ड पावर हमेशा किससे सॉल्व की जाती है? सप्लाई सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि जर्नली वोल्टेज ही देता है ना? अच्छा नेक्स्ट, अगर V को हटाना चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो? I R। IR तो ये क्या हो जाएगी? वर्किंग करंट का स्क्वायर इनटू R। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। क्लियर है ना यहाँ तक? यस अच्छा, अब आइडिया समझो
कि जैसे रेजिस्टर वगैरह इक्विवेलेंट होते थे ना, वैसे ही क्या होते हैं, पावर का भी इक्विवेलेंट निकालते हैं। सोचो दो इंस्ट्रूमेंट जो कुछ पावर कंज्यूम कर रहे हैं उनको किसमें कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। तो मुझे पता है कि सीरीज में मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इक्विवेलेंट, वो क्या होगा, R1 प्लस R2 R2। और ये इंस्ट्रूमेंट को मैंने किससे कनेक्ट किया, एक बैटरी। बैटरी, एक वोल्टेज से। तो वोल्ट क्या हो जाएगा, V²/P से कंपेयर कर दूंगा। तो कंपेयर करूंगा तो देखो इनवर्स आ गया। इसका मतलब जो पावर है वो रेजिस्टर का इनवर्स चलती है। मतलब सीरीज में रेजिस्टर कैसे एडेड है, डायरेक्ट। तो पावर को कैसे ऐड करेंगे, इनवर्स इनवर्स में। और अगर पैरेलल में लगा के रखा है तो 1/R इक्विवेलेंट। तो क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट अपॉन में चलेगा, तो पावर क्या होगी, मतलब डायरेक्ट यूज होगी। ठीक है ना। हाँ, यस। अच्छा, आपको पता है कि आपके घर पे सारे कनेक्शन सीरीज में होते हैं या पैरेलल में, पैरेलल। पैरेलल में। इसीलिए इसीलिए जो आपकी घर का इक्विवेलेंट पावर ऐड की जाती है वो क्या की जाती है, सब कुछ ऐड करके। तो आपने सुना होगा कि घर पे वो जो मीटर लगा होता है ना, हाँ हाँ उसकी पावर ऐसे हुआ करती है, 1 किलोवाट का मीटर है, 2 किलोवाट का मीटर है, 5 किलोवाट का मीटर है, 10 किलोवाट का मीटर है, ऐसे मीटर में रीडिंग होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो मीटर वाला बिल नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हाँ आप हाँ। उसमें देख सकते हो कि आपका कनेक्शन कितना है, 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, 5 किलोवाट है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपके घर पे क्या क्या यूज करते हो। सबका पावर ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड मीटर का पावर। मतलब अगर आप घर पे यूजुअली 4 फैन लगा के रखते हो, कितने 100 वाट के, 4 CFL रखते हो 50 वाट के, 50 ज्यादा हो गया बट फिर भी लेट से, तो टोटल कितना हो गया आपका यूज। 600 वाट। ठीक है, अब आपके घर में एक इन्वर्टर भी है, तो इन्वर्टर कितना लेता है, लेट से 500 वाट, तो टोटल यूज कितना हो गया, 11। अब एसी भी लगा लिया तो फिर 2 किलोवाट से काम चलेगा क्या, नहीं, नहीं, एसी ज्यादा एसी के लिए सेपरेट लगाते हैं फिर 5 किलोवाट। तो अभी समझ आया ना कि लोड पूरा कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में पावर क्या होती है, ऐड। डायरेक्ट ऐड होती है। समझ आया ना। यस। ओके ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट पावर ऑफ द सर्किट। तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में। और सीरीज में पावर कैसे सॉल्व करते हैं, रेजिस्टर का पैरेलल जैसा। मतलब 10⁻60 + 30। हाँ, 20. इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे अपन, जैसे आर सॉल्व किया करते थे ना, 13/60/30 + 60, याद है। Yes, sir. तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 20. 20। और ये 20 और 20 पैरेलल में डायरेक्टली क्या होंगे, Add. तो क्या आ जाएगा, इस पूरे सर्किट की कंजम्पशन कितनी है, 40 वाट। समझा। यस। तो देखें, कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसे 2 बल्ब लगे हैं, बताओ कौन ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा। मतलब मैंने किन्हें लगा दिया बल्ब को, सीरीज में। अब बताओ कौन ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा। तो क्या 40 वाट देख के बोल देना सर 40 वाला ज्यादा कर रहा होगा, ऐसा करना है क्या, नहीं. नहीं। ये उसकी क्या है, रेटिंग है। Rating. जब उसे उतना वोल्टेज ही नहीं मिलेगा तो क्या वो 40 वाट ले पाएगा क्या, नहीं. नहीं। नहीं। तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा ये रेटिंग के अकॉर्डिंग डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता। समझे, पावर कंज्यूम किस पे डिपेंड करता है, हाँ इसको। आई वर्किंग, I. I²R, या फिर V²R। ये भी क्या है, सप्लाई, क्या है, सप्लाई। अब समझो कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या वोल्टेज सेम होगा क्या, नहीं. नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला यूजफुल होगा, I2 I²R।
इसका मतलब कंज्यूम्ड पावर किस पे डिपेंड करेगी? करंट तो दोनों में क्या होगा सीरीज में? सेम। सेम, वर्किंग करंट तो सेम ही है। मैं आर फिर पे से सब एक बार फिर से आएगा। बताता हूँ, क्या इनकी इंडिविजुअल करंट सेम होगी क्या? नहीं, वो जो इंडिविजुअल करंट है उसे डिजाइन करंट बोलते हैं। इस सर्किट में कौन सी करंट जाएगी वो सेम होगी, समझे? यस सर। हाँ, तो देखें, कंज्यूम्ड मतलब किस पे डिपेंड करेगा? सीधा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे। और बेटा रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? वी स्क्वायर बाई पी से। दोनों क्या होने चाहिए? डिजाइन वाले। इससे क्या पता चला? कंज्यूम्ड पावर सीरीज के केस में डिजाइन के इनवर्स में रहती है। मतलब कौन ज्यादा पावर खाएगा, 20 वाला या 40 वाला? 20। 20। तो स्टेप क्या था? मैंने एक लॉजिकल लर्निंग बनाई है आपको यहाँ पर समझने के लिए। क्या? नंबर 1, सीरीज में कौन सी चीज सेम जा रही होगी इन दोनों में? करंट। आई करंट। तो भाई कौन ज्यादा पावर खाएगा? वो डिपेंड करेगा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। मतलब कंज्यूम पावर किस पे डिपेंड करेगी? इसका रेजिस्टेंस। आर पे। और आर खुद कैसे निकाल सकते हैं हम? वी स्क्वायर बाय पी। वी स्क्वायर बाई पी से। इसका मतलब ये जो डिजाइन पी है कंज्यूम्ड उसके इनवर्स में होगा। सो सीरीज में कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा? 20 वाला। और ये आप लर्न कर लो, क्योंकि एग्जाम में आप अगर इतना सोचोगे तो बिना मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। बाय द वे, समझना जरूरी है, ये समझ में आना चाहिए, बट फास्ट करने के लिए ये क्या होना चाहिए? आपको लर्न होना चाहिए कि सीरीज में कौन ज्यादा खाएगा पावर? 20 वाला। 20। चले पैरेलल में देखें। अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या आई स्क्वायर आर यूजफुल होगा क्या आपके? नहीं। नहीं। क्या चीज पैरेलल में सेम रहेगी? वोल्टेज। वोल्टेज। ओके, क्या सेम रहेगा? वोल्टेज सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पावर कंज्यूम किस पे डिपेंड कर रही है इस बार? 1/R। 1/R पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं इसे फाइंड करूंगा किससे? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर से, तो 1/R की वैल्यू क्या आएगी? P बाई वी स्क्वायर। मतलब डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है ये? डिजाइन वाले डिजाइन पावर पे। तो पैरेलल में जो जितना डिजाइन है उतना ही ज्यादा कंज्यूम। कंज्यूम। कंज्यूम करेगा। तो भाई कॉमन सेंस से याद रखना है, घर पे जितना भी है 50 वैट है तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली 50 वैट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा 50 वैट कंज्यूम करेगा, बट अगर 50 और 100 में कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली 100 वाला ज्यादा कंज्यूम करेगा। समझ आया ना? यस तो कॉमन सेंस याद रखना है किस चीज से? पैरेलल से। यार समझ आया ना सबको? यस सर। यस तो घर में अगर आप 100 वैट की चीज यूज कर रहे हो और 50 वैट की यूज कर रहे हो, सो स्ट्रेट है, फिक्स है, 100 वाला ज्यादा कंज्यूम कर रहा होगा। और लॉजिक यहां से समझ आया? ठीक है। समझ गया। तो ये जो नोट्स है, आज का जो डिस्कशन है बेटा, ये अच्छे से रीड करना है। समझ आया ना? क्यों? यस क्योंकि एकदम न्यू है आपके लिए, बहुत सारी चीजें नई नई है। अच्छे से रीड करना है, देन शीट सॉल्व करना है। ओके, विदाउट रीडिंग डायरेक्ट मत शीट सॉल्व करने लगना। ओके, चलो। तो नेक्स्ट पार्ट आता है जब मैं बहुत ही ज्यादा बात कर रहा हूँ कि हाउस में कितना ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा। तो यहाँ पर एक टर्म आता है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी? कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब देखें, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। टाइम। मतलब अगर मुझे चाहिए कि एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी तो मुझे देखना पड़ेगा कितना पावर यूज हो रही है और कितने टाइम के लिए। ठीक है ना? तो इसका मतलब समझे, पावर का यूनिट क्या होता है?
वैट, टाइम का यूनिट सेकंड, एनर्जी का यूनिट जूल। जूल। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ये कॉमर्शियल यूनिट नहीं है। नहीं, तो अगर मुझे एनर्जी एक कॉमर्शियल यूनिट में चाहिए तो पावर को हम किस में लिखते हैं? वैट्स, किलोवाट। किलोवाट में। किलोवाट। किसमें? किलोवाट में। और टाइम यूज्ड को किस पे देखते हैं? आवर्स। आर यार कॉमर्शियली सेकंड्स में तो नहीं काउंट करोगे ना, इतने सेकंड तक आपने लाइट ऑन रखी, आवर्स में रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी का एक नया यूनिट यहाँ पर आ जाता है, क्या? किलोवाट किलोवाट इनटू बराबर। आर। और इसी वर्ड को ही क्या बोलते हैं? यूनिट। हाँ, एनर्जी वन का एक यूनिट होता है। नया यूनिट आता है जिसको बोलते हैं खुद क्या है? यूनिट। यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब होता है कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई? किलोवाट इनटू आर। किलोवाट। 1 किलोवाट। हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोवाट का एनर्जी आपने कितनी देर यूज किया? 1 आवर। समझ आया ना? अच्छा, अब इसका उल्टा भी ट्रू है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ½ किलोवाट को कितनी देर यूज किया हो? 2 घंटा। समझ आया ना? तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने बोला कि आपने 10 यूनिट कंज्यूम किया है तो आप बोलो कि सर इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट की चीज कितनी देर यूज हुई है? 10 घंटा। 10 आवर। ऐसा जरूरी नहीं, मे बी आपके घर में 2 किलोवाट यूज हुआ हो, कितनी देर? 5 घंटे। 5 आवर। तो क्या मैं इस नंबर से ये बता सकता हूँ क्या अलग अलग? नहीं, नहीं। मतलब जब तक एक बहुत और सारे क्वांटिटी नहीं पॉसिबिलिटीज है। पता होगी, या बहुत इनफाइनाइट एक अगर पता होगा पॉसिबिलिटीज तो हो जाएगा। या एग्जैक्टली जब एक पता होगा और तब हम बता सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? जो रेट होते हैं वो कुछ इस टाइप पे दिया होता है। सपोज अभी सिटी एरिया पे चल रहा है 8 रुपीज पर यूनिट, तो आप अपनी घर की इलेक्ट्रिसिटी यूज काउंट करो, 8 रुपीज से मल्टीप्लाई करो यूनिट्स को, आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल बिल कितना आना चाहिए। ओके, तो चलें देखें, कैलकुलेट करते हैं कि बिल कितना आएगा अगर मैं एक बहुत ही एक चीपर प्राइस लेके चलता हूँ। क्या? इन अ हाउस 4 AC of how much per ½ किलोवाट। ½ kilowatt works for 10 hours daily, मतलब 10 hours AC चलता रहता है। 4 fan of 100 watt each, they work for 8 hours। सर या सर वो एसी मतलब वो मतलब एसी ना, क्या? एसी मतलब कोई यूनिट नहीं है ना, वो एयर कंडीशनर ही ना। हाँ हाँ, AC हाँ। मतलब एयर कंडीशनर है, यूनिट नहीं है, एयर कंडीशनर। 10 LED बल्ब है, 50 वैट ईच, काफी ज्यादा है, 50 वैट से बहुत ही कम होते हैं LEDs, बट लेट्स से 50 वैट। दे आर वर्किंग फॉर 8 hours डेली। तो फाइंड द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द हाउस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर ऐसे कोई मंथ स्पेसिफाई कर दे तो जरूर काउंट करना है कि इस मंथ में डेज कितने हैं। अगस्त में डेज कितने होते हैं? 31। 31। तो इसलिए ये लिखा हुआ है क्योंकि यूजुअली हैबिट क्या होती है, हमें किससे मल्टीप्लाई करने की? 30। 30। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। या तो फिर लीप ईयर का फेब्रुआरी भी पूछ सकता है ना। हाँ, पूछ सकता है यार, डिपेंड करेगा, मन होगा मेरा तो मैं पूछ लूंगा, नहीं है तो नहीं पूछूंगा। ठीक है, हाँ, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हाँ, चलो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने लिखा AC, फैन, LED, बहुत सारे अप्लायंस और भी हो सकते हैं। चले, अब हमें पावर किस में लिखनी है? वैट में लिखनी है क्या? नहीं, नहीं, किलोवाट। किलोवाट में। किलोवाट। सो 4 AC ½ किलोवाट कितना यूज हुआ? 2। 4 फैन 100 वैट ईच, तो क्या आएगा? 400 वैट, बट हमें किस में लिखना है? किलोवाट। किलोवाट में। 50 वैट 100 बल्ब, टोटल कितना है? 500, बट हमें किस में लिखना है? किलोवाट में। यहाँ पे दिया टाइम कितनी देर तक चल रहा था, तो हमें तो पावर इनटू टाइम ही तो कराना है ना, वो क्या बन जाएगा? यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट। तो ये हुआ 20, 8 × 4 3, टोटल कितने यूनिट आ गए? और इसका मल्टीप्लाई किससे किया? डे। तो प्राइस से 31 से। 31 प्राइस नहीं, अभी डेज से, ये तो एक डे का है ना। हाँ। तो आ गया टोटल यूनिट्स। और बिल चाहिए तो रेट से मल्टीप्लाई कर दो, बिल आ हाँ जाएगा। बिल। समझ आया ना कमर्शियल यूनिट कैसे चलता है?
हाँ तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो लॉजिकली यहाँ तक ही हमारा सेक्शन था, कमर्शियल यूनिट तक ही हमें सीखना था, हमारा मेन पार्ट था। ठीक है ना। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने हीट डिस्कस की, हमने पावर डिस्कस किया, हमने डिजाइन वाली चीजें डिस्कस की, कब कौन सा बल्ब खराब हो जाएगा नहीं होगा, ये सारी चीजें डिस्कस की, और फिर क्या डिस्कस की, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल एनर्जी। अभी इसके बाद क्या आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। क्या आते हैं, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने एक कॉमन वैल्यू बता दी थी कि वोल्ट मीटर किस काम में आता है, एमीटर किस काम में आता है। कुछ और इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम सीधा कहाँ पर स्टडी करेंगे, 12th में। उनके नेम है लाइक मीटर ब्रिज। क्या नेम है, मीटर ब्रिज। तो लर्न करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोटेंशियल ब्रिज, ऐसे करके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो बिकॉज आदित्य ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर मीटर ब्रिज का एक क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा आपको मीटर ब्रिज सिखा देते हैं। ठीक है। तो याद रखना ये 10th में बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है, बट बिकॉज मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ तो डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। क्लियर ना। हाँ चले समझे मीटर ब्रिज क्या चीज है। पता है मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज काम में आता है किसी रेजिस्टर को डिटेक्ट करने के। मतलब आपके पास ये रेजिस्टर है, अब आपको चेक करना है कि इसके आर की वैल्यू क्या है। आप क्या बोलोगे कि सर एक बैटरी लगा दो। सही है, एक बैटरी लगा दी, बट आपको करंट नहीं पता ना, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, एमीटर। एमीटर। अब अगर करंट पता चल गई, बैटरी पता चल गई, तो क्या पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टर। लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां हैं यार। क्या बैटरी में यहाँ पर लॉस भी तो हो रहा होगा ना। यस। तो क्या हम रियल कैलकुलेशन कर पा रहे हैं क्या, नहीं। अब दूसरा, अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा क्या, नहीं। आइडियल का 0 होता है। नॉर्मल अमीटर का होगा क्या, नहीं होगा यार। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या होंगे, लॉस। तो ये सॉल्विंग के लिए ठीक है, लेकिन जब एक्चुअली आर रियल लाइफ में आर को कैलकुलेट करने की बात आएगी तो ये मेथड क्या है, थोड़ा बेकार, मतलब कम एक्यूरेट है। हाँ समझा या नहीं भाई, बताए। हाँ सर। तो हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए जिसमें हमें बैटरी और इसकी हेल्प ना लेनी पड़े। यार बिना बैटरी और करंट के रेजिस्टर बता पाओगे क्या कभी, नहीं। नहीं बता सकते। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि आप इनको यूज करो, लेकिन कैलकुलेशन में यूज मत करो। मतलब करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन में बैटरी का यूज ही ना आए। तो ऐसा कुछ काम कर देता है हमारा क्या ये मीटर ब्रिज। समझा या नहीं। ये क्या करता है, कैलकुलेशन में वोल्टेज को यूज ही नहीं करता है, मतलब एरर होने के चांस कम। बहुत कम है। कैलकुलेशन में करंट को यूज ही नहीं करता है, मतलब ये कुछ अलग तरीके से रेजिस्टर फाइंड करता है। समझेंगे। देखो क्या होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक प्लेट दिख रही है, प्लेट दिख रही है। इस प्लेट में हाँ यहाँ पर स्केल बनी होती है। कितनी होती है वो स्केल, मीटर, 1 मीटर, 1 1 मीटर। मीटर। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि 1 मीटर का क्योंकि होता है। इसमें 1 मीटर की स्केल लगी होती है। अब उस स्केल में एक वायर होती है। स्केल के ऊपर क्या होती है, एक वायर। वायर होती है। सही है। यहाँ पर ये मेटेलिक स्ट्रिप वगैरह होती हैं। समझ आया। यहाँ पर स्क्रू होते हैं 2। अब करते क्या है, यहाँ पर आप आर और एस देख रहे हैं। क्या करते हैं, एक जगह पर नॉन रेजिस्टर लगा देते हैं। मतलब आपको पता है कि लेट से आर की वैल्यू कितनी है, 1 किलो एम, और फाइंड किसकी करनी है, यहाँ पर लगा देते हैं अननोन। समझ आया। सो इस मेथड में
एक नोन रेजिस्टर से बाकी किसी भी अननोन रेजिस्टर को फाइंड कर सकते हैं, समझा या नहीं? अच्छा, अब ये मेथड में करना क्या है, मेथड बड़ा सिंपल है, समझे। एक बैटरी से कनेक्ट करोगे, क्योंकि जब तक करंट वरेंट नहीं होगी कुछ हो नहीं पाएगा, समझा कि नहीं? तो ये एक टेबल में लगा होता है, आपको 12th में मिलेगा। जब आप 12th में स्कूल में लैब में जाओगे ना, तब ये एक्सपेरिमेंट आपको वहां मिलेगा। आपको क्या करना है, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है, समझा या नहीं? अच्छा, अब बैटरी से करंट जाएगी, तो करंट को देखो दो पाथ मिल गए, एक तो इस वायर में चली जाएगी और एक इस मेटल में, समझा या नहीं? यस। अच्छा, फिर ये मेटल के बाद ये रेजिस्टर में जाएगी, ये रेजिस्टर में जाएगी, और ये इधर वायर में जाएगा, दोनों मिलके वापस रिटर्न आ जाएंगे, समझा या नहीं? अच्छा, अब देखना, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर बीच पे एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं। उस वोल्ट मीटर को जनरली बोलते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर। मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर दोनों काम में आ सकता है। और यहाँ पर देखो मैंने एरो बनाया है। एरो क्या होता है, एक हुक टाइप होता है, एक वायर में ऐसे हुक टाइप लगाते हैं जो कि स्लाइड कर सके, समझ आया? ऐसे वायर है और एक ऐसा हुक बना के ऐसे लगा दिया, उस हुक को क्या बोलते हैं, जॉकी। क्या बोलते हैं, जॉकी। तो यहाँ पर एक क्या लगा दिया, हुक लगा दिया। अब समझना, अब हम करते क्या है, इस हुक को स्लाइड करते हैं। इस हुक को क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तब तक स्लाइड करते हैं, देखते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रही है वो क्या हो जाए, 0। तो देखते हैं, गैल्वेनोमीटर ऐसे बना होता है, इस तरफ नेगेटिव रीडिंग होती है और इस तरफ पॉजिटिव। देखते हैं, सपोज करंट -3 है, तो अगर आपने लेफ्ट की तरफ मूव कराया और करंट बढ़ गई, तो डेफिनेटली आपको किस तरफ मूव कराना है, राइट साइड, जब तक कि क्या ना आ जाए, 0। अगर 0 आ गया तो ये बन जाता है हमारा क्या, व्हीटस्टोन। नो डिफ्लेक्शन। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर डिजाइंड है, व्हीटस्टोन। तो मैंने बाकी इंस्ट्रूमेंट पता है क्यों नहीं पढ़ाया और यही वाला क्यों पढ़ाया है, क्योंकि आपको व्हीटस्टोन पता है, समझ आया ना? अच्छा, अब व्हीटस्टोन की आइडेंटिफिकेशन क्या थी, समझे। एक करंट आएगी, दो पार्ट में क्या होगी, स्प्लिट। इन दोनों पार्ट को एक कनेक्ट करने वाला चाहिए, और फिर उन दोनों कनेक्शन से वापस एंड हो जाएगा, समझ आया ना? यस सर। यार यहाँ पर यही तो हो रहा है। देखो मैं इरेज करता हूँ सब कुछ फिर से। अगर मैंने देखा कि यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, तो ये यही तो हो रहा है क्या, यहाँ से अंदर गया एक पार्ट, यहाँ से अंदर गया एक पार्ट, बीच में क्या लगा, एक गैल्वेनोमीटर। और फिर ये दोनों पार्ट वापस जाके यहाँ पर मिल जाएंगे। हो गया व्हीटस्टोन। तो व्हीटस्टोन बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम एक नई चीज डिफाइन करेंगे, क्या, कि जिस टाइम पर इसमें करंट 0 हो जाएगी, उस टाइम पे व्हीटस्टोन क्या हो जाएगा, बैलेंस। और उस समय मैं ये रेशियो मेंटेन कर सकता हूँ, समझ आया या नहीं? अब काम की बात देखो कि यार वायर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? अगर रो और ए सेम है तो किस पे डिपेंड करेगा, एल। इसका मतलब अगर मैंने बोला कि सर बैलेंस पॉइंट आया है 40 सेंटीमीटर पे, तो इधर का रिमेनिंग कितना हुआ, 60। इन दोनों में रेशियो क्या आएगा, R1 R2 का 40/60 आएगा ना। 2:3। किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, L पे, समझा ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं अननोन रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो मैं क्या यूज कर लूं, मैं वायर के रेजिस्टेंस का यूज करूंगा। तो आइडिया देखो, ये मैंने यहाँ पर फिगर बनाया, एक बैटरी कनेक्ट की, ये जॉकी स्लाइड किया, और जब तक जॉकी में करंट नहीं आ गई तब तक इसे स्लाइड किया। जब करंट 0 आ गई तो इस लेंथ को रीड किया। इस लेंथ का नेम क्या बोल दिया मैंने,
बैलेंसिंग लेंथ, क्या बोल दिया, या फिर नल पॉइंट भी बोलते हैं, क्या, नल पॉइंट। नल पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर करंट क्या हो जाती है, 0। जीरो। तो अब मुझे ये एल पता चल गया। तो अब अकॉर्डिंग टू द व्हीटस्टोन रेशियो कि अगर यहाँ पर करंट 0 है तो इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, ये दोनों पे। इसका मतलब R/R1 रेजिस्टर और S/R2 रेजिस्टर होना ही चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि R = ρL/E होता है, मतलब R डिपेंड करेगा किस पे, L पे, तो R के जगह L और पूरा होता है 100 मीटर और L सेंटीमीटर में रीड करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 100 - L। समझ आया? मतलब बहुत सिंपल से आइडिया से समझाता हूँ। 1 मीटर ब्रिज है, यहाँ पे 20 ओम लगा हुआ है। फाइंड द अननोन रेजिस्टर व्हेन इट्स बैलेंस लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली आंसर कैसे निकालेंगे, 20/40 सेंटीमीटर विल बी S/60। समझ आया क्या सबको? हाँ, यस। क्लियर? तो सॉल्व कर देंगे। S की वैल्यू कितनी आ गई, 120। ओम। नहीं, एक सेकेंड, 30 ओम आ गई ना। हाँ हाँ। समझा या नहीं? पक्का व्हीटस्टोन सबको समझ आ गया ना? हाँ। अच्छा, तो वो जो नॉन रेजिस्टेंस यूज करते हैं वो कहाँ से मिलता है हमें? तो वो जो नॉन रेजिस्टेंस मिलता है वो मिलता है कहाँ से, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स। मतलब मार्केट में प्रॉपर मिलता है एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर रेजिस्टर्स होते हैं और ऊपर ऐसे लिखा होता है, एक बना होता है उसमें कॉमन, मतलब ये हुआ मेन प्लग। अब अगर आप दूसरा प्लग कनेक्ट कर दोगे 50 से तो आपको कितना ओम मिल जाएगा, 50 ओम। 100, 200, 500, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 5 किलो ओम, इस तरीके से बहुत सारे उसमें रेजिस्टर्स होते हैं और वो सारे कैसे होते हैं, फिक्स्ड। फिक्स्ड। तो और ये समझ आया कि उसमें से उठा के इधर लगाना है। एग्जैक्टली तो आप जब लैब में जाओगे ना 12th में, तो आपको ये रेजिस्टेंस बॉक्स मिलेगा, आपको बार बार कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा। समझ आया ना? हाँ क्योंकि हमारे पास लेंथ तो 1 मीटर ही होती है ना, हाँ, वो आपने फिक्स। छोटा लगा दिया तो फिर मैच नहीं करेगा ना, तो फिर दूसरे से चेक करना होता है। समझा? फिर आता है एक रियोस्टेट। तो कंफ्यूज नहीं होना, रियोस्टेट भी रेजिस्टेंस समय दे सकता है बट रियोस्टेट फिक्स्ड रेंज देता है। सो इसे बेसिकली बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब क्या, मैंने बोला कि ये रियोस्टेट 0 to 1 किलो ओम का है, तो अगर आप बीच में रखोगे तो कितना मिलेगा आपको, 500। थोड़ा सा किनारे करोगे तो मे भी मिल सकता है 450, बट क्या इसमें ऐसा मिलेगा क्या, नहीं। इसमें फिक्स्ड रेजिस्टेंस मिलेंगे और जबकि इसमें पूरी एक रेंज मिलेगी कि 0 से 1 किलो ओम तक सारे रहेंगे। समझा? तो रियोस्टेट और रेजिस्टेंस बॉक्स में क्लियरिटी है? यस सर। मीटर ब्रिज का यूज समझ में आया? क्या हमने हाँ। कहीं पर वोल्टेज यूज किया, कहीं पर करंट निकाला क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, तो ये अच्छी बात थी कि हमने एक मेथड से एक नॉन रेजिस्टेंस से बाकी सारे अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? ओके, तो यहां से हमारा करंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। समझ आया ना? खत्म। हाँ, कंप्लीट। तो नेक्स्ट अपन संडे को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर से क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर दैट विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्लियर? सर इसके जैसा ही है? नहीं, करंट का एक इफेक्ट देखना है। एक इफेक्ट अभी हमने देखा क्या, हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है कि अगर करंट पास होगी किसी वायर में तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, और उसी इफेक्ट को स्टडी करना क्या बन जाएगा हमारा,
मैग्नेटिक इफेक्ट। बट यार प्रॉब्लम है, पता है क्यों? जैसे हीटिंग में जूल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि यार ये फॉर्मूला फॉलो होगा और हमें लर्न करना पड़ेगा। सिमिलरली मैग्नेटिक इफेक्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बताया। तो ये चैप्टर तो इजी होता है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा लर्न करना पड़ता है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो चले अपन नेक्स्ट चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट होता है। शीट अच्छे से सॉल्व कर लो, संडे को डिस्कशन। संडे को डिस्कशन रहेगा, रिवाइज कर लो अच्छे से और अच्छे से टेस्ट दोगे। ओके हाँ चलो ठीक है यार, फिर आज के लिए इतना ही काफी रखेंगे। हाँ हाँ ओके चलो यार, फिर बाय बाय एवरीवन। हाँ बाय सर। या बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।